Good morning students and my dear friends. Today is 26th of December 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज concentrate all your thoughts upon work in hand. The sun's rays do not burn until brought to a फोकस। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। एग्री बिजनेस में हिट ₹2 ट्रिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 25 अप 39%। तो जो अपकमिंग बजट है फाइनेंशियल ईयर 25 का, उसमें ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यूनियन बजट में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को अप्रॉक्सीमेटली 2 ट्रिलियन रुपीस का एलोकेशन किया जा सकता है। और ये एलोकेशन किस लिए किया जाएगा? ये एलोकेशन इसलिए किया जाएगा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं, फार्मर की इनकम से रिलेटेड हैं, उनको सपोर्ट कर सके। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट द सेंटर गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन अपकमिंग बजट, यूनियन गवर्नमेंट में एलोकेट ₹2 ट्रिलियन फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। और जो इस साल के बजट से यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के बजट से अप्रॉक्सीमेटली 39% यानी 39% ज़्यादा है। इस साल अप्रॉक्सीमेटली 1.44 ट्रिलियन का एलोकेशन किया गया था। और ऐसा कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ज़्यादा एलोकेशन किया जा रहा है 39% का, इससे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी हेल्प मिलेगी कि वो फार्मर्स की इनकम को, जो कि करंटली 6,000 है, उसको इंक्रीज करके 9,000 तक कर दे। तो इनकम सपोर्ट जो करंटली 6,000 प्रोवाइड किया जाता है, 6,000 रुपये प्रोवाइड किया जाता है फार्मर्स को, उसको इंक्रीज करके 9,000 रुपये कर दिया जाए। तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके तहत फार्मर्स को 6,000 रुपये की इनकम का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है? पीएम किसान, जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो इस पर्टिकुलर स्कीम के 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आगे आने वाली फरवरी में, और इसी स्कीम के तहत फार्मर्स को 6,000 रुपये हर साल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम मिनिमम इनकम सपोर्ट भी बोलते हैं। तो इस स्कीम के तहत फार्मर्स को अभी 6,000 रुपये का सपोर्ट मिल रहा है और इसको इंक्रीज करने की बात हो रही है 9,000 तक की। इसके अलावा कई और भी वेलफेयर की स्कीम्स हैं, जैसे कि हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये स्कीम 2016 में लॉन्च करी गई थी और इस स्कीम के तहत फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस या फसल बीमा प्रोवाइड करा जाता है, जिसका केवल 1.5 से 5% का प्रीमियम ही किसान को पे करना होता है डिपेंडिंग ऑन क्रॉप एंड हार्वेस्ट सीजन। और जो रिमेनिंग बैलेंस है प्रीमियम का, वो गवर्नमेंट पे करती है। तो इस तरह की कई सारी स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनकी इनकम को सपोर्ट करने के लिए लाई थी पिछले कुछ सालों में। और अगर हम देखें इस बार, तो पीएम किसान में 30% का इंक्रीज किया जा सकता है एलोकेशन में, और फसल बीमा योजना जो है उसमें 17% हायर एलोकेशन किया जा सकता है। तो इसका एक पर्पस एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी हो सकता है, और दूसरा पर्पस जो जब जनरल अपकमिंग इलेक्शंस हैं उनकी वजह से भी गवर्नमेंट प्रोबेबली इस तरह की पॉपुलिस्ट स्कीम को और ज़्यादा प्रमोट करना चाह रही है। तो हालांकि इस बात को लेकर के भी क्लैरिटी नहीं है कि ये इंटरिम बजट में ही इस एलोकेशन को इंक्रीज करने का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, या फिर आगे जनरल इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट फुल फ्लेज बजट प्रमोट करेगी तब, या फुल फ्लेज बजट जब प्रोपोगेट करेगी, तब इस पर्टिकुलर स्कीम के एक्सटेंशन का एलोकेशन का जो एक्सटेंशन है वो किया जाएगा। तो अभी लेकर इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है। हालांकि इट इज़ क्लियर कि गवर्नमेंट इस बार अपकमिंग बजट में प्रोबेबली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को एलोकेशन इंक्रीज कर सकती है अप टू 39%। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलोकेशन। 2019 से लेकर के 2024 तक का डेटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कितना कितना एलोकेशन किया गया है एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री में के एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग, एंड दिस डेटा इज रुपीज इन टर्म्स ऑफ ₹1 ट्रिलियन। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। IOCL green H2 tender in legal mess gets 1 bid. The first tender to set up the first green hydrogen plant of state run, that is IOCL, has received only 1 bid till November 29। तो जो पहला हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करने के लिए जो बिड डाली थी IOCL, जो टेंडर डाला था IOCL ने, उस पर्टिकुलर टेंडर की ऑक्शन प्रोसेस में
या बिडिंग प्रोसेस में बोलने मोर क्लियरली, तो केवल और केवल एक बिड रिसीव हुई है IOCL को, और वो भी किस कंपनी के थ्रू रिसीव हुई है? GH4 इंडिया, GH4 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि खुद IOCL की ही और IOCL का ही एक जॉइंट वेंचर है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T के साथ। तो L&T के साथ IOCL की जो जॉइंट वेंचर है, उसी पर्टिकुलर कंपनी दैट इज G4 इंडिया ने ही केवल और केवल उस पर्टिकुलर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट के सेटअप में बिडिंग करी है। एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कंपनीज ने बिडिंग नहीं दी। हालांकि इसी के बीच में अगर हम देखें तो जो इंडस्ट्री बॉडी है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है किसका? ग्रीन हाइड्रोजन फर्म्स का, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में कंप्लेन भी करी है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच भी किया, और उनका ये कहना है कि IOCL ने जो ये बिड निकाली थी, जो टेंडर निकाला था, ये इंटेंशनली GH4 के फेवर में किया गया था, ताकि केवल वही और वही कंपनी इस पर्टिकुलर बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए। तो फिलहाल के लिए ये मैटर जो है वो अभी डिस्प्यूट में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। एज ऑफ नाउ 29 नवंबर तक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप की जो पहली बिड आई थी इंडिया की, उसमें केवल और केवल एक कंपनी ने ही बिडिंग की है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंफोसिस विप्रो सी सीनियर एग्जिट अंडर पारेख एंड डेलापोर्टे। तो इंफोसिस और विप्रो में अभी रिसेंटली एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर कई सारे जो सीनियर रैंक एग्जीक्यूटिव्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, SVP हैं, वो कंपनी से एग्जिट कर रहे हैं। और रिसेंटली हमें कई सारे चीफ एग्जीक्यूटिव का एग्जिट भी दोनों कंपनी से देखने को मिला। तो जो बैंगलोर बेस्ड ट्विन IT बेस्ड कंपनीज हैं, उनमें हमें इस समय एक क्विटिंग का ट्रेंड देखने को मिला, स्पेशली सीनियर सेगमेंट में, सीनियर एम्प्लॉयज़ में। और कंपनी के लिए स्पेशली IT जैसी नॉलेज ड्रिवन जो कंपनी है, जो सेक्टर्स होते हैं, उनके लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन का सडनली खाली हो जाना और सीनियर एग्जीक्यूटिव का सडनली एग्जिट कर जाना, क्विट कर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि इस तरह की पोजीशन फिल करने में भी टाइम लगता है। दोबारा उस पोजीशन को सक्सेशन प्लानिंग के थ्रू या एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स के थ्रू फिल करने में टाइम लगता है, जैसे कि कंपनी के जो प्लान्स होते हैं स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो इम्पैक्ट करते हैं। तो कुछ का टेन्योर पूरा हो रहा है, कुछ एग्जिट कर रहे हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चैलेंज और वेरी बिग चैलेंज दैट कंपनीज आर फेसिंग in terms of retaining senior leaders. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 that is given on page number 1 of Mint, page number 4 of Business Standard. Developed nations look to India amid labor crunch. इस न्यूज़ को समझने के लिए हमें एक टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉबली ये टर्म आपने बहुत बार न्यूज़ आर्टिकल्स में या डिस्कशन में या अपने सिलेबस में सुना होगा, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। सो दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, मेनली व्हेन द शेयर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन that is from 15 to 64 years is larger than non-working age share of the population, that is either younger than 14 year or older than 65 years. इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी इकोनॉमी में, स्पेशली कंट्री की हम बात करें, जहां पर वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से ज़्यादा होती है, तो हम बोलते हैं उस कंट्री के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको यूज़ करके कंट्री अपना इकोनॉमिक पोटेंशियल जो है वो, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अचीव कर सकती है। यानी सीधी भाषा में कमाने वाले ज़्यादा हैं, खाने वाले कम हैं। तो कमाने वाले ज़्यादा, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कंट्री की, चाहे घर हो चाहे देश हो, उसकी इनकम ज़्यादा होगी, यानी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी जब डिपेंडेंसी रेशियो कम होगा। तो इंडिया के पास एक आता है कि इंडिया जो है वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विद एवरेज एज ऑफ 24 और 26 ईयर्स, और आगे आने वाले 50 सालों तक इंडिया के पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड रहने वाला है। लेकिन इसके साथ कई सारे चैलेंजेस ये भी हैं कि हमारे पास भले ही वर्किंग पॉपुलेशन है, वर्किंग हैंड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम उन वर्किंग हैंड्स को प्रॉपरली स्किल्ड नहीं करते हैं, प्रॉपरली चैनलाइज नहीं कर पाते, प्रॉपरली मोबिलाइज नहीं कर पाते, एजुकेट नहीं कर पाते, उन्हें प्रोडक्टिव नहीं बना पाते, तो यही वह डिविडेंड जो है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारे लिए डेमोग्राफिक लाइबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आगे आने वाले 50 सालों के बाद ये जो पॉपुलेशन आज यंग है, ये ओल्ड होगी, और इसे हमें फीड भी कराना होगा। इससे कई सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मेडिकल, हेल्थ, इन सबको पूरा करना पड़ेगा। इन दैट केस
तब भी ये डेमोग्राफिक लाइबिलिटी होगा। और अगर अभी भी जो यंग पॉपुलेशन अगर वो चैनलाइज नहीं हो पा रही प्रॉबेबली, तो वो भी इंडिया के लिए, किसी भी कंट्री के लिए वो लाइबिलिटी के फॉर्म में होती है। क्योंकि अगर वो अर्निंग नहीं है, भले वो कितना भी वर्किंग हैंड हो, अगर वो अर्न नहीं कर रहा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और वो गवर्नमेंट और पब्लिक एक्सचेकर पर वो एज अ लाइबिलिटी टर्न अप होते हैं। तो ये कंसेप्ट हो गया डेमोग्राफिक डिविडेंड का और डेमोग्राफिक लाइबिलिटी का। तो उसी को समझते हुए हम इस न्यूज़ को समझेंगे, क्योंकि इंडिया यंगेस्ट कंट्री है, हमारे पास यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन मीन्स वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसमें काम करने की भी क्षमता होती है और जिनका जो एक्सपेंडिचर कंजप्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ओल्ड एज। और ये कितने से कितने के बीच में जनरली कंसीडर करी जाता है? इसको जनरली कंसीडर करते हैं 15 से 64 साल के बीच में। हालांकि इसको लेकर के अपर एज को लेकर के थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कहा जा रहा है इंडिया में, चूंकि इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ओल्ड पॉपुलेशन, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड के अदर कंट्रीज के लिए जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड फेस करके अब आगे बढ़ चुके हैं, जो कि ओल्ड एज में हो रहे हैं, उनके लिए इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो एक लेबर मार्केट, लेबर सोर्स की तरह काम कर सकती है। उसी कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का बैकग्राउंड में रख करके ये न्यूज़ समझने की कोशिश करिएगा। तो आफ्टर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पैक्ट, नाउ इंडियन गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द एग्रीमेंट और सीइंग द एग्रीमेंट विद अदर डेवलप्ड कंट्रीज। तो फिलहाल के लिए माइग्रेशन और कई सारे मोबिलिटी पैक्ट को देखने के बाद अब इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज से नेगोशिएशन स्टार्ट करने जा रही है। किस बात का नेगोशिएशन, किस चीज़ के लिए एग्रीमेंट करने जा रही है? तो इंडिया बेसिकली चाहती है गवर्नमेंट कि कई सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज जहाँ पर लेबर क्रंच की सिचुएशन है, जहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं, जैसे कि हम बात करें जापान की, तो जहाँ पर वर्किंग एज पॉपुलेशन नहीं है, उन देशों को हम अपने इंडिया से स्किल्ड वर्कर प्रोवाइड करें। और इसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कई सारे डेवलप कंट्रीज से एग्रीमेंट करना चाह रही है और उस एग्रीमेंट के लिए जो डिस्कशन नेगोशिएशन है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शन, फार्म और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जहाँ पर हमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है इन कंपैरिजन टू कैपिटल और टेक्नोलॉजी, तो ऐसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में लेबर सप्लाई के लिए, स्किल्ड लेबर सप्लाई के लिए इंडियन गवर्नमेंट कई सारे डेवलप नेशंस के साथ पैक्ट साइन करने के लिए नेगोशिएशन स्टार्ट करने जा रही है। और ये जो पैक्ट हैं ये उसी पर्टिकुलर डील के जैसे साइन किए जाएंगे जैसा कि हमने रिसेंटली इजराइल के साथ किया है। और ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ही ऐसा चाह रहा है। अगर हम देखें तो कंट्री से कई बार वो भी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रोच करते हैं कि उन्हें किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लेबर चाहिए। जैसे बात करें ग्रीस ने रिसेंटली इंडिया को अप्रोच किया है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सीजनल एग्रीकल्चर वर्कर के लिए। इसी तरीके से इटली ने भी अप्रोच किया था फॉर स्टाफ म्यूनिसिपल बॉडीज के अपने जो वर्कर क्रंच है उसके लिए वर्कर्स को एम्प्लॉय करने के लिए किसी डिफरेंट टाउन्स में और सिटीज़ में वर्कर्स को एम्प्लॉय किया था। तो इटली ने भी इंडिया से अप्रोच किया। तो इस तरह के कई सारे हमें कंट्रीज़ के अप्रोचेस देखने को मिलते हैं जब वो इंडिया से लेबर की डिमांड करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया से ही क्यों करते हैं? ऐसे तो बहुत सारी कंट्रीज, तो इंडिया में जो जनरली लेबर अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है, तो जो अवेलेबल है वो थोड़ा सा चीप है, लेस कॉस्टली है इन कंपेरिजन टू अदर कंट्री। तो उनकी जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है। और इस समय इन्फ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, तो इन्फ्लेशन को देखते हुए डेफिनेटली कंट्रीज हो, चाहे कंपनीज हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनीज हो या फॉरेन कंपनीज हो, दे डू नॉट वांट टू इंक्रीज देयर लेबर कॉस्ट। और इसीलिए वो इंडिया को एज एन इंपॉर्टेंट लेबर सोर्स कंट्री के फॉर्म में देखते हैं इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग। इसके अलावा डेवलप नेशंस में ऑलरेडी मैनुअल वर्क करने के लिए, या हम बोल सकते हैं लेबर इंटेंसिव सेक्टर में जनरली लेबर शॉर्टेज देखने को मिलती है। इसके अलावा इंडिया साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज से भी नेगोशिएशन की स्टेज में है, जहां पर इंडिया स्किल्ड और लो स्किल्ड वर्कर्स को आगे सप्लाई कर सकती है। तो इजराइल हो गया, इटली हो गया, ग्रीस हो गया, साउथ कोरिया हो गया, यहाँ पर इंडिया जो है वो डिस्कशन भी कर रही है। कुछ कंट्रीज़ में इंडिया ने अपने वर्कर्स या अपने लेबर को सेंड भी किया, जैसे अगर हम इजराइल से जो डील साइन हुई थी वर्कर्स को लेकर के, लेबर्स को लेकर के, उसके तहत 42 के लेबर्स जो है वो इंडिया सप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबली ये जो नंबर है ये आगे आने वाले टाइम में और एक्सटेंड किया जा सकता है। तो लेबर इंटेंसिव जितने भी सेक्टर हैं उन पर जो लेबर क्रंच फेस करते हैं डेवलप कंट्रीज, उसको इंडिया सप्लाई करेगा। तो डेफिनेटली इंडिया कहीं ना कहीं अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज करना चाह रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्ट पावर दैट इंडिया कैन लीवरेज फॉर गेनिंग द गुड ग्लोबल इमेज।
हालांकि कितना कहना जितना आसान है उतना ही उसको इम्प्लीमेंटेशन में कई सारे इश्यूज आते हैं, कई सारे लीगल हर्डल्स आते हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस, थर्ड पार्टी लेबर कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह कई सारे इश्यूज आते हैं। फिलहाल इंडिया उस पर काम कर रही है, लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है, हमें जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं, कई सारे कंट्रीज एक दूसरे का साइड ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें लेबर माइग्रेशन भी इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में ये हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट और एनवायरमेंटल मूव मे बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू showcase its labor strength. So this is one of the strategic move as per the expert and the flurry of mobility and migration agreement signed by India in recent year. तो agreement किसके साथ sign हो गया, किसके साथ under discussion में है, you can just have the glimpse of it. और these are especially for labor migration, labor mobility and supply of skilled and low skilled labor. तो देख सकते हैं फ्रांस, यूके, जर्मनी, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, इटली के साथ वी हैव ऑलरेडी साइन दिस पैक्ट। नीदरलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया, ग्रीस, डेनमार्क के साथ हमारा नेगोशिएशन चल रहा है। अब इसके साथ ही लेबर से ही एसोसिएटेड एक न्यूज़ है जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है, इसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। द रूल्स बाय स्टेट यूटीज शो टू मच डाइवर्जेंस। तो हम सभी को पता है कि 4 लेबर कोड आए हैं, जहां पर 44 अप्रॉक्सीमेटली 44 लेबर लॉज को सब्ज्यूम करके 4 लेबर कोड्स बनाए गए हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ लेबर एक्ट्स, लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। तो सिंप्लीफिकेशन हो, कंप्लायंसेस इंप्रूव हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये बेसिकली ये चीज़ करी थी, कोडिफिकेशन ऑफ द लेबर लॉज। अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता है, कई बार हम इस 4 लेबर कोड को डिस्कस कर चुके हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकर के बताइए कौन कौन से वो ऐसे 4 लेबर कोड्स हैं। हालांकि बहुत पहले ही ये लेबर कोड जो है, अगर हम देखें 2019-2020 में ये लेबर कोड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एमलगेट करके, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर दिया था और उनको पार्लियामेंट ने पास भी कर दिया था। हालांकि बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी देखने को मिला था। हम वो सब चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ रिपीटेशन नहीं करेंगे। अब आज की न्यूज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, जब ये रूल्स, ये सारे कोड पास हो गए, अब इन कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए जो मिनिस्ट्रीज थे, डिपार्टमेंट्स थे, स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको रूल्स बनाने को दिए गए। तो अगर हम रूल्स देखें तो इन लेबर कोड के इंप्लीमेंटेशन में जो रूल्स हैं वो जो फ्रेम करने थे वेरियस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एज पर द न्यू लेबर कोड्स, उनमें हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट देखने को मिल रहा है। इट मीन्स दीज रूल्स आर गोइंग अगेंस्ट द बेसिक इथोस एंड स्पिरिट ऑफ द न्यू कोड्स। इसके अलावा आपस में भी डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट यूटीज के बीच में जो रूल्स बनाए गए उनमें भी डिफरेंस है। तो हालांकि पहले भी गवर्नमेंट पर ये एलिगेशन लगा था कि जो 4 लेबर कोड लाए गए, जिनको सिंप्लीफाई किया गया है, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इंक्लाइंड हैं, लेबर को सपोर्ट नहीं करते हैं। जैसा कि पहले वाले एक्ट्स में जो स्प्रिट थी, वो स्प्रिट इन कोडिफिकेशन की प्रोसेस में चेंज कर दी गई है। ये तो एलिगेशन ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट पर लग रहा है। लेकिन अब अगर हम रूल्स की बात करें तो रूल्स को देखने पर ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट है स्टेट्स और यूटीज़ के रूल्स के बीच में। अगर हम बात करें जैसे कि फिक्स फ्लोर वेजेस, इसमें भी डाइवर्जेंस है। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स को लेकर कई सारे इश्यूज हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर के। अब इतना ज़्यादा डाइवर्जन होगा तो डेफिनेटली हर स्टेट में इन कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ऐसी कोई कंपनी, बेसिकली ये कोडिफिकेशन कंपनीज या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ही किया गया था, क्योंकि इंडिया में हमेशा से एलिगेशन लगता है कि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं, लेबर लेजिस्लेशन है, वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने लेबर इंक्लाइंड हैं कि जो कंपनीज हैं वो लेबर को हायर फायर नहीं कर सकती अपने अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से कंपनीज की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है और कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करती, स्पेशली फॉरेन कंपनीज। तो ये पर्पस था, ये स्पिरिट थी कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, रिपीटिशन को और जो पुरानापन है उसको कम करके कुछ मॉडर्नाइज किया जाए, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव हो। लेकिन वो स्प्रिट तो एक अलग बात है। इसके अलावा जो स्टेट्स हैं उनमें जो डिफरेंस लगा आ गया, इसकी वजह से क्या होगा, अगर कोई ऐसी कंपनी जो कि इंडिया के 2 स्टेट्स में ऑपरेट कर रही है, आप इमेजिन करिए, तो उसको एक स्टेट में दूसरे तरह के लेबर लॉज को फॉलो करना पड़ेगा और दूसरे स्टेट में दूसरे तरह के। इन दैट केस कंपनी के लिए एक यूनिफाइड HR सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। कॉस्ट वेरी करी, कई सारे अदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स या लीगल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग इशू इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेबर कोड्स। इसके अलावा कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का ये भी कहना है कि जो लेबर रूल्स बनाए गए हैं, जो कोड्स के रूल्स बनाए हैं यूटीज़ ने और स्टेट्स ने, इनमें से इन्होंने लेबर कोड से कई वाइटल पॉइंट्स को स्किप कर दिया है। अब क्वेश्चन ये उठता है आप यहाँ पर आप में
माइंड प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेबर कोड बना दिए हैं तो स्टेट्स और यूटीज को रूल बनाने की पावर क्यों दी गई और वो इनमें डाइवर्जन क्यों आना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर आप एचआर के स्पेशलाइज्ड हैं तो आपको पता होगा कि लेबर जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। इट मीन्स बोथ सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हालांकि अगर दोनों में कोई कंफ्लिक्ट होता है तो डेफिनेटली लॉज मेड बाय सेंट्रल विल प्रिवेल। कॉन्करेंट लिस्ट का हमें कंसेप्ट पता है। तो अब इस पर्टिकुलर लेबर कोड के इंप्लीमेंटेशन जो कि पिछले कई सालों से 2019 से अप्रॉक्सीमेटली गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। लेट अस सी कि इस चैलेंज को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवरकम करती है। लेकिन फिलहाल के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कंपनीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट फेस कर रही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। सेंटर प्लान्स नेशनल रैंकिंग ऑफ ऑल पोर्ट। तो जिस तरीके से इंडिया में प्राइवेट पोर्ट्स का हमें डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिला है, तो इस पर्टिकुलर ग्रोथ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अब सारे पोर्ट्स की रैंकिंग करने का प्लान कर रही है। अप्रॉक्सीमेटली 230 पोर्ट्स हैं इंडिया में, हम ये कह सकते हैं ऑपरेशनल, और इन सारे पोर्ट्स को अब गवर्नमेंट नेशनल रैंकिंग प्रोसेस के थ्रू रैंक करना चाह रही है। और इसके कई सारे रीजंस हैं। रैंकिंग से कंपटीशन इंप्रूव होगा अमंग द पोर्ट्स, इसके अलावा एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो कई सारे इसके एडवांटेज है रैंकिंग के। तो बेसिकली एक तरह का कंपटीशन इंकलकेट करने की बात कर रही है प्रोबेबली सेंट्रल गवर्नमेंट। और ऐसा कहा जा रहा है कि दिस पर्टिकुलर रैंकिंग वुड बेंचमार्क द एफिशिएंसी स्टैंडर्ड ऑफ मेजर पोर्ट्स अगेंस्ट द नॉन मेजर पोर्ट्स। अब मेजर पोर्ट्स कौन से, जनरली जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि इंडिया के पास कितने मेजर पोर्ट्स हैं। और नॉन मेजर पोर्ट्स मीन जनरली दीज पोर्ट्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट्स। और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट ने ऑलरेडी कई सारे जो पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं उनको लेटर सेंड कर दिया गया है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कि वो डेटाबेस तैयार रखें। कभी भी उनसे वो डेटाबेस मांगा जा सकता है फॉर द रैंकिंग पर्पस। तो क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं जो इस रैंकिंग में यूज हो सकते हैं? तो इट विल बी मिक्स्ड ऑफ मार्केट सर्वे बेस्ड परसेप्शन, कार्गो ट्रैफिक हैंडलिंग, आइडल टाइम एट बर्थ, एवरेज टर्न अराउंड टाइम, pre-berthing detention, average ship berth day output, operating ratio of the port. These are the few parameters on which government is collecting the data. तो probably कि यही पैरामीटर्स गवर्नमेंट यूज करेगी रैंकिंग के लिए। हालांकि अगर मेजर पोर्ट्स की बात करें तो मेजर पोर्ट्स के पास ऑलरेडी कई सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, इंटरनल डेटाबेस उसका ऑलरेडी तैयार है, और उस परफॉर्मेंस डेटाबेस के इंडिकेटर्स के बेस पर जो मेजर पोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं। तो मेजर पोर्ट्स में प्रोबेबली ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंज नहीं होगा। हो सकता है स्टेट्स और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए डेटाबेस मैनेज करना अभी के लिए फिलहाल चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने सारे जो अथॉरिटीज़ हैं, पोर्ट अथॉरिटीज़, उनको कम्युनिकेट कर दिया है for this ranking process. So this is all about ranking metrics. You can just have the glimpse of it. कौन से पैरामीटर्स जो हैं वो यूज किए जा सकते हैं। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। IFSCA may allow India listed companies to launch QIPs। तो जो लिस्टेड इंडियन कंपनीज हैं वो QIPs को अलाउ कर सकती हैं, उनको अलाउ कर देगा कि दे कैन लॉन्च QIPs। व्हाट इज दिस QIP? दैट इज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स ऑफ शेयर्स थ्रू एक्सचेंज एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो IFSC में अब जो लिस्टेड कंपनीज हैं दे कैन लॉन्च देयर QIPs ऑफ शेयर्स थ्रू एक्सचेंजेस, और उसके लिए उन्हें एक एवरेज प्रोस्पेक्ट्स जो है वो सबमिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए एक वर्किंग ग्रुप कमेटी बनाई गई है जिसमें हमें कई सारे रिप्रेजेंटेटिव मार्केट रेगुलेटर्स के, IFSC अथॉरिटी के, मिनिस्ट्रीज, बैंकर्स, एक्सचेंज ऑफिशियल्स को इंक्लूड करके ये एक वर्किंग ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इस वर्किंग ग्रुप का काम ही यही था कि QIPs के लॉन्च को लेकर के जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको क्या अलाउ किया जाए या ना अलाउ किया जाए। तो फाइनली जो लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में उनको अलाउ किया जा सकता है इन IFSC सेंटर्स में QIP ऑफ शेयर्स के लिए। लेट अस सी कि इस रिपोर्ट के और ज़्यादा वर्किंग ग्रुप कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके और क्या ज़्यादा क्या सजेशंस होते हैं। आप देख लेते हैं नेक्स्टली, पंप इन $300 मिलियन फॉर मोर कंट्रोल, बायजूस इंटेल्स इन्वेस्टर्स। तो अभी रिसेंटली बायजूस में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। अभी बायजूस के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज करना चाह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग जो करंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा, तो उन्हें चेंज करिए, इन्वेस्टर्स ने बोला है। और उसको लेकर के जो बायजूस के फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मिस्टर रविंद्रम, उन्होंने बोला है कि अगर इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेंज किया जाए तो उन्हें ज़्यादा कंट्रोल लेना पड़ेगा बायजूस के शेयर्स का या बायजूस में, और उस कंट्रोल को लेने के लिए उन्हें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली $300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट की बात करी है बायजूस के सीईओ ने इन्वेस्टर से, कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे कि अगर वो चाहते हैं कि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उस या बोर्ड का जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें चेंज लाया जाए तो दे नीड टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और फॉर दैट मोर कंट्रोल दे नीड टू पुट इन मोर मनी। दिस इज ऑल अबाउट द रिवाइवल प्लान कि मोर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स को लेकर के हाइब्रिड मॉडल पर फोकस करना है, बेटर मोनेटाइजेशन ऑफ द एसेट्स, एग्जिस्टिंग एसेट्स, तो कई सारे चीज़ें लानी है उसमें। फिलहाल के लिए जो सीईओ उन्होंने बोला कि आप ज़्यादा पैसा लगाइए, देन वी कैन थिंक अबाउट द रिवाइवल ऑफ द बायजूस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्लिप। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशुएंस हिट्स न्यू हाई इन 2023। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसको हम NCD भी बोलते हैं, उसका इशुएंस 2023 में रिकॉर्ड तक पहुंच गया है। तो कंपनीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अप्रॉक्सीमेटली 8.82 ट्रिलियन का फंड रेज किया है बाय यूजिंग दीज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड NCDs। तो अभी नवंबर तक का डेटा अवेलेबल है और हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में थोड़ा डेटा और इंक्रीज करे, लेकिन फिलहाल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23 में दिस इज वन ऑफ द रिकॉर्ड हाई issuance of corporate bond and NCDs by companies and financial institution. And the reason behind this, 2-3 रीजन है इसके, 2-3 फैक्टर है जो ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जो हमें ये सर्ज जिसमें हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के इशुएंस में देखने को मिल रहा है। पहला तो रेगुलेटरी जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा सा ईज आउट किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है बिटवीन AAA माइनस रेट बॉन्ड एंड 1 ईयर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR में, वो इंक्रीज हुआ है। प्रॉब्ली इसकी वजह से भी ये हमें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और NCDs की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन कंपनीज का देखने को मिल रहा है। तो डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट बिटवीन द AAA रेटेड बॉन्ड एंड द MCLR इज वन ऑफ द रीजन। अपार्ट फ्रॉम इट रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसमें भी कुछ ईजी फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिली, जिसकी वजह से जो कंपनीज ने इसको एज अ प्रेफर्ड मोड यूज किया है फॉर फंड रेजिंग। और अगर हम टॉप 5 कॉर्पोरेट बॉन्ड और NCD इशूअर्स की बात करें तो HDFC, SBI, NABARD, PFC और RECs जो हैं वो टॉप 5 कॉर्पोरेट और NCD इशूअर रहे 2023 में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पूरा साल कंप्लीट होते होते यानी दिसंबर तक ये जो नंबर है 8.82 ये 9 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है, जो कि पिछले साल से 18% ज्यादा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। जेनेरिक्स लाइकली टू डेंट फार्मा ड्रग मार्केट। तो जेनेरिक ड्रग्स जिसमें इंडिया को एक्सेल मिला हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, किसका पेनिट्रेशन, जेनेरिक ड्रग्स का इंडियन मार्केट और डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट, उसकी रीसेंट एनालिसिस ये कहती है कि आगे आने वाले टाइम में जेनेरिक ड्रग्स की पेनिट्रेशन की वजह से जो फार्मास्यूटिकल ड्रग मार्केट है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनका शेयर इंपैक्ट कर सकता है, उनका मार्केट शेयर डिक्लाइन कर सकता है, बिकॉज पीपल आर नाउ प्रेफरिंग मोर जेनेरिक ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं इन कंपैरिजन टू ब्रांडेड ड्रग्स। बट जनरली हम देखें तो जो ट्रेड होता है जेनरिक मेडिसिन का, दैट आर नॉट पुश्ड इनटू मार्केट थ्रू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जबकि जो ब्रांडेड ड्रग्स होती हैं उनको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जेनरिक ड्रग्स को आपको प्रधानमंत्री औषधालय केंद्र में मिल जाएंगी, इनमें कोई जनरली ब्रांड नहीं होता। ब्रांड में तो इनकी मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, तो उनकी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, और ये कभी कभी ब्रांडेड ड्रग से बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं, अफोर्डेबल होती हैं, और इसीलिए अब थोड़ा सा अवेयरनेस भी बढ़ रही है जेनरिक ड्रग्स को लेकर के। हालांकि थेरेपेटिक इफेक्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, ऐसा कहा जाता है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट्स होता है वो जब अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। इसी वजह से पीपल्स जो है वो अब धीरे धीरे जेनरिक ड्रग्स को प्रेफर कर रहे हैं, और अगर जिस तरह से जेनरिक ड्रग्स का ट्रेड इंक्रीज हो रहा है इंडियन मार्केट में, उसका इंपैक्ट हमें इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट और ड्रग मार्केट पर देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइना टू प्रोवाइड कॉन्सुलर हेल्प टू वीवोज एम्प्लॉय। तो रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो ED ने लास्ट वीक वीवो इंडिया के एग्जीक्यूटिव 3 वीवो इंडिया के एग्जीक्यूटिव को अरेस्ट किया है। किस लिए अरेस्ट किया है? मनी लॉन्ड्रिंग के केस में। उनका ये कहना है कि जो वीवो के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है उसमें उस कनेक्शन में 3 वीवो के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल चाइना का अप्रोच इस चीज़ को लेकर के यही है कि जो 3 एग्जीक्यूटिव अरेस्ट हुए हैं उनको चाइना कॉन्सुलर प्रोटेक्शन और असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा उन अरेस्टेड एम्प्लॉयज़ को। तो जो वो स्मार्टफोन मेकर कंपनी वीवो में काम कर रहे थे चाइनीज़ एम्प्लॉयज़, उनको अब कॉन्सुलर और असिस्टेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, ऐसा चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मीडिया ब्रीफिंग में बोला। लेट अस सी ये डिस्प्यूट कितना आगे जाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।